हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं। हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली, डाइजेशन के बारे में, हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर ली है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, ईजेशन। इसको हम लोग ईजेशन भी बोल देते हैं। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने के प्रोसेस को ईजेशन बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लंग्स रिमूव करती हैं, वैसे ही जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ह्यूमन बींग्स में वो रिमूव करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 2 किडनीज। एक राइट किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है, बोथ ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन। हमारे पास जो बैकबोन होती है, बैकबोन के ईदर साइड पे दोनों ही किडनीज लाई करती हैं। एक साइड पे एक किडनी, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी, या फिर राइट साइड पे राइट किडनी, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट किडनी। तो बॉडी में जो ब्लड होता है, जो प्योरीफाई होने वाला ब्लड होता है, वो किडनी के पास लेके आती है रीनल आर्टरी। दिस जो ये आप आर्टरी देख रहे हो, जिसमें से मैंने आपको एरो बना के बताया, तो इससे बॉडी में से ब्लड किडनीज में आ जाता है प्योरीफाई करने के लिए। किडनी में छोटे 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 बहुत सारे अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आर फिल्टरिंग यूनिट्स, जो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, जो ब्लड को वेस्ट फ्री करते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। नेफ्रॉन्स आर फिल्टरिंग यूनिट्स। तो अबाउट एक किडनी में 1.2 मिलियन तक नेफ्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं। एक किडनी में अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। एक बार जब ब्लड प्योरीफाई हो गया, प्योरीफाई होने के बाद रीनल वेन के थ्रू, ये पड़ी हमारी रीनल वेन के थ्रू ब्लड वापस से बॉडी में छोड़ दिया जाता है रीनल वेन के थ्रू। अभी दिस वाज द रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड बॉडी में से आया, एंड दिस वाज द रीनल वेन के थ्रू रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड बॉडी में से किडनी में आया, किडनी में प्योरीफाई हुआ, और रीनल वेन के थ्रू ब्लड वापस से जो प्योरीफाई हुआ ब्लड है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट फ्री ब्लड है, वो वापस से बॉडी में मूव कर जाता है। अभी लेट अस टॉक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेसिकली जो ये किडनीज हैं, किडनीज में से जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास इन ट्यूब्स के थ्रू बेसिकली इसमें एंटर करता है। दिस इज बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड एंटर कर जाता है। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड यूरेथ्रा। this point is called urethra. These points are called urethra, and this is called ureters. ये ureters है। these tubes are called ureters के थ्रू जो वेस्ट है, वेस्ट एंटर करता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बेसिकली वेस्ट बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाता है। दिस इज बेसिकली दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ना ज़रूरी है। भाई सर, नेफ्रॉन कैसा होता है? तो नेफ्रॉन बेसिकली हम लोग अभी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने बोला कि भाई किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये नेफ्रॉन्स होते हैं, यही बेसिकली फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं ब्लड को, और फिर वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। एक्चुअली में नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है? तो ये कुछ नेफ्रॉन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। आप लोग इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकते हो। नेफ्रॉन में एक्चुअली में होता क्या है? ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। उसके अलावा हम लोग के पास यहाँ पे एक बेसिकली एक ट्यूब आती है जो ब्लड को लेके आती है। नेफ्रॉन में जो ब्लड को लेके आती है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एफेरेंट। रीनल ट्यूब्यूल।
इसको हम लोग बोलते हैं एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल। और इसी के थ्रू यहाँ पे एक पाइप निकलती है, एक और ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ईफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल, ईफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है जी, ईफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल। अभी ये क्या होता है, जब ये एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल बेसिकली ब्लड को यहाँ पे लेके आता है तो ब्लड यहाँ पे डिवाइड हो जाता है कुछ इस तरीके से, जो ये ब्लड यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे फैल जाता है। और इस पार्ट को जहाँ पे ब्लड ये फैल जाता है, इस प्लाट में काफ़ी सारी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज आती हैं एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू। तो इन कैपिलरीज से यहाँ पे आके ब्लड फैल जाता है और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज जमा हो जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस से बाद में जब ब्लड एक सीव की तरह से प्योरीफाई हो जाता है, वो आपको बताता हूँ कैसे प्योरीफाई होता है। तो जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो ईफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू वापस चला जाता है। ठीक है जी, ईफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू वापस चला जाता है। क्या होता है, अभी जहाँ पे बेसिकली ये तो आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी मोटी है ट्यूब, मतलब कि ये काफ़ी थिक है ट्यूब, मोटी है। तो इस ट्यूब में यहाँ पे से, और ये बहुत पतली वाली ट्यूब है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होएगा, क्योंकि ये एक तो ये बॉडी से ब्लड आ रहा है, मतलब हार्ट से डायरेक्टली ब्लड यहाँ पे आ रहा है, हार्ट से ब्लड आ रहा है, तो यहाँ से ब्लड आने के कारण ये यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी अगर यहाँ पे ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कुछ, और यहाँ पे भी ट्यूब काफ़ी पतली है, तो इसमें तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ से बेसिकली आगे ट्यूब में पास कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे इस पोर्शन में भी एक स्ट्रक्चर, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कुछ इस तरीके से हिला हिला के उन पार्टिकल्स को आगे को मूव करा देता है। अब जब वो पार्टिकल्स आगे को मूव कर जाते हैं, तो उन पार्टिकल्स को आगे को मूव करा दिया हम लोगों ने। अच्छा, अभी क्या होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेनलीज लूप। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेनलीज लूप। ये वाला पार्ट है जो बेसिकली दिस इज ऑल्सो ब्लड वेसल्स, ये भी ब्लड वेसल्स ही हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेन डक्ट या फिर कलेक्टिंग डक्ट भी बोल दिया जाता है, इसको मेन डक्ट या फिर कलेक्टिंग डक्ट भी बोल दिया जाता है। तो अभी वैसे तो ये अभी यहाँ से यहाँ तक का जो ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं। वैसे ये 10th में इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इसको, लेकिन बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और जो ये वाला पार्ट होता है पूरा कंप्लीट दिस लूप, दिस पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का नाम दे देते हैं। अभी क्या होता है, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और इस पार्टिकल्स में होता क्या क्या है, सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि इन पार्टिकल्स में क्या क्या होता है। इन पार्टिकल्स में कुछ ये वाली चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, यूरिया, जो बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करना है, यूरिया होता है। यूरिया के अलावा इसमें होता है अमाइनो एसिड्स जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स होते हैं, आप लोग को पहले भी बताया। इसके अलावा इसमें हमारे पास वाटर होता है। वाटर के अलावा भी इसमें कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो ये हमारे पास ट्यूब्स हैं, ये वाली ट्यूब्स हैं, यहाँ पे ये बेसिकली इनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये ट्यूब बिल्कुल लिपटी हुई है, ये ट्यूब बेसिकली यहाँ से जो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। और इस प्रोसेस को बेसिकली, जो ये रीअब्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन।
इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो अभी इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ये ब्लड है इसको, जो ये हमारे पास सॉरी वेस्ट है, वेस्ट को आगे पास कर दिया जाता है, आगे पास हो गया, आगे पास होके ब्लड जो ये वेस्ट है, वेस्ट किस में एंटर करता है, हेनलीज लूप में एंटर करता है। हेनलीज लूप, अभी हेनलीज लूप में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नेम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। इस प्रोसेस का नेम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में जो बॉडी में, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड, बेसिकली जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड और ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये वेस्ट में से कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, दैट इज़ वाटर एंड सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं यहाँ पे उस वेस्ट में से, बॉडी की रिक्वायरमेंट के according. This process is called as osmoregulation. Osmoregulation is actually the process by which reabsorption of the water and salt is done in Henle's loop विद रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट किस तरीके से, जैसे गर्मी है तो गर्मी में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कि बॉडी बेसिकली डिहाइड्रेट ना हो जाए, तो उस वेस्ट में से रहता हुआ वाटर को भी रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो फिर जो ये वेस्ट है, वेस्ट आगे को मूव करता है, यहाँ से मूव कर रहा है, हेनलीज लूप में से मूव कर रहा है, हेनलीज लूप में से मूव करके वेस्ट एंटर्स दी मेन डक्ट, वेस्ट मेन डक्ट में एंटर करता है। और मेन डक्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स मेन डक्ट में बेसिकली अपने अपने वेस्ट को डाल देते हैं, एंड दिस मेन डक्ट इज देन कनेक्टेड टू द यूरेटर्स। ये यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू फिर यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा गया है बुक में, कुछ भी खास नहीं है। प्लांट्स किस तरीके से अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं, अगर वो ऑक्सीजन हमें पास ऑन कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, वो भी एक वेस्ट को रिमूव करने का वे है। उसके अलावा जो उनके ड्राई होकर लीव्स झड़ जाते हैं, वो भी एक वेस्ट को रिमूव करने का वे है। वेस्ट लीव्स में वेस्ट होता है जो ड्राई होकर लीव्स झड़ जाते हैं। उसके अलावा जो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कोई फ्लूइड सा सिक्रीट करते हैं, जैसे प्लांट की जैसे ट्रीज की बाग है उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड सा वो सिक्रीट करते हैं, तो वो सिक्रीशन भी एक वेस्ट है। इनफैक्ट वो अपना कुछ वेस्ट रूट्स में भी रिलीज कर देते हैं। तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन का कुछ लंबा चौड़ा सीन नहीं है, बहुत इजीली प्लांट्स अपना वेस्ट को रिलीज कर देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इसके एक लेक्चर और होगा जिस लेक्चर में जितनी भी चैप्टर में एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो विद दिस वी कंप्लीटेड द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। कोई डाउट हो, कुछ हो, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम।